बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस नोटिफिकेशन के जारी होने ने एक जानिब तो सबको हिला कर रख दिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस तरह से इतनी जल्दी और इतना वक्त पहले नोटिफिकेशन का जारी हो जाना बहुत से सवालात खड़े करता है। इस सब के अंदर सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है। अहम तरीन तफसीलात है और इससे क्या मैसेज गया है। यहां पर एक और चीज भी गौरतलब है कि हुकूमती जराए इस वक्त क्या कह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की राह में ऐसी क्या रुकावट खड़ी हो सकती थी और वो रुकावट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल खड़ी कर सकते थे, जिससे खौफजदा होकर हुकूमत ने फुर्तियां दिखाई हैं। और सदर मुमलिकत ने, यह चीज भी गौरतलब है कि आरिफ अलवी साहब ने भी ये हुक्मनामा जारी कर दिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। इसके साथ ही साथ अब मामलात जिस तरफ को जा रहे हैं और जिस तेजी से अब फिर से इंप्लीमेंटेशन का आगाज कर दिया गया है माइनस इमरान पर, और इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट लगाने के मामलात के ऊपर, इस हवाले से भी 4-5 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि कंफर्म हो चुका है पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद जो है, उन्होंने लतीफ खोसा की पार्टी रुकनीयत खत्म कर दी है। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर ने कहा कि लतीफ खोसा से कहा था कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन उन्होंने पार्टी की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। राना फारूक सईद ने इल्जाम लगाया कि लतीफ खोसा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए और मराद भी लेते रहे। वो अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, लेकिन ये ओहदा ना मिलने पर इन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मकाम सदर ने कहा कि लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनीयत खत्म कर रहे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ऑफिस में वॉल ऑफ शेम जो है, जो कि 2 दिन पहले लगा दी गई थी, जिसमें लतीफ खोसा साहब की तस्वीर लगाई गई, उस वॉल ऑफ शेम का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसमें लतीफ खोसा साहब की तस्वीर भी लगाई गई है। लतीफ खोसा साहब के घर पर फायरिंग भी हुई। ये तमाम तर वाकयात बहुत वाज़े, बहुत क्लियर है। और यहां पर अब हो क्या रहा है, कल के दिन और कल रात पूरी क्या कुछ होता रहा। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अम्मार सिद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया है और 9 मई के वाकयात के अंदर गुलाम सरवर खान जो है वो मतलूब थे। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि कुछ सहाफियों के ऊपर दहशतगर्दी के और बगावत के मुकदमात कायम है। शुएब शेख, बोल के मालिक, समी इब्राहिम, इसके साथ ही साथ साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, शाहीन सहबाई, वजाहत सईद खान और मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। तो इस सब के अंदर सीनियर साफी साबिर शाकिर के खिलाफ दर्ज बगावत और इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे की तफ्तीश में आम पेशरफ्त हुई है। तफसीलात के मुताबिक पारा पुलिस ने साबिर शाकिर की रिहाइश का F74 में छापा मारा तो उनके रिहायशी कमरे की अलमारी से क्लैशनकोफ बरामद हुई। क्लैशनकोफ लोडेड थी, जिससे 10 गोलियां भी बरामद हुई। कोसार पुलिस ने साबिर शाकिर के खिलाफ क्लैशनकोफ बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आपारा पुलिस ने क्लैशनकोफ बरामदगी को साबिर शाकिर के खिलाफ जेरे तफ्तीश मुकदमे की तफ्तीश में शामिल कर लिया है। यानी आप यहां से अंदाजा लगा लें कि साबिर शाकिर साहब के खिलाफ और उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। जबकि साबिर शाकिर साहब ने भी एक ट्वीट किया है और साबिर शाकिर साहब ने अपने घर के बाहर जो वीगो की आमद और गैर कानूनी तौर पर उनके घर का गेट फलांगे जाने और दरवाजा तोड़े जाने की वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। और साबिर शाकिर साहब का ये कहना है कि रात 12 बजे स्याह वीगो डाले में कुछ लोग आए, मेरे घर का गेट फलांगा, ताले तोड़े, दरवाजा तोड़ा, घर में दाखिल हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं और फैमिली घर पर नहीं थे। मुझे, मेरे बच्चों को गुज़श्ता 14 माह से ज़हनी अजियत दी जा रही है। ताकत के नशे में बदमस्तों ने पूरे मुल्क में लाकानूनियत और अनारकी फैलाई हुई है। जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरा
مسلسل پیچھا کیا جا رہا ہے, جھوٹے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں. شاید انہیں خدا یاد نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ فسطائیتی ہتھ کنڈے حق سچ کہنے سے روک نہیں پائیں گے. اور یہ ساری چیزیں صابر شاکر صاحب نے بھی کہیں, اور ظاہری بات ہے کہ کلیشنکوف کی جو برآمدگی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے کہ کیا معاملات کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرف کو رخ جو ہے وہ بدلنا چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہی ہونے جا رہے ہیں, اور وفاقی وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے کہا کہ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا. اور ظاہری بات ہے قانون میں تو آرمی ایکٹ بھی ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے, اور اس کے تحت آلریڈی ان ایکٹس کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں سویلین عدالتوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا. کچھ تعداد آپ کو پتہ ہے کہ تمام شہروں کے اندر جو مانگے گئے تھے کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے لوگ, وہ حوالے ہوئے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT شواہد اکٹھے کر لے, پھر اس کی سفارش پر عمل درآمد کریں گے, یعنی کام اندر کھاتے چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور بہت سی چیزیں اس وقت اندر کھاتے چل رہی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات اور یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس چیز سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں فوجی عدالتوں کے اندر جو ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور دیگر مقدمات ان پر لگائے جائیں. اب یہاں پر جو سب سے بڑی خبر ہے اس پر آ جاتے ہیں. میں نے یہ ساری چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ایک منظرنامہ اور پاکستان کے اندر جو کرنٹ سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. صدر مملکت عارف الوی نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے. ابھی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے, جولائی, اگست, ستمبر, 3 مہینے ہیں ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا. صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175A(3) کے تحت کی ہے, اور اس سب کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے. صدر مملکت نے 2 ماہ پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کی منظوری دی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس ہوں گے. موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 فروری 2022 کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا, اور 17 ستمبر 2023 کو موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے. صدر مملکت جو ہے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیف جسٹس کی تعیناتی کی خبر بھی بریک کی گئی. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ خبروں کی زینت بنے رہے ہیں, خبروں کی نہ صرف زینت بنے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے جج بھی ہیں, اور موجودہ حکومت بھی ان کے حوالے سے کچھ کلیمز کر چکی ہے. اور ایک جانب سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ گروپ بھی ہے, جسٹس عمر عطا بندیال گروپ بھی ہے. ان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اختلافات, اس کے علاوہ عمران خان دور میں ان کے خلاف ایک ریفرنس, اس ریفرنس پر تحقیقات, ان کی اہلیہ کا جانا, پھر اس ریفرنس کا ختم ہونا, اور یہ تمام تر چیزیں. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا چیف جسٹس سے بہت سے معاملات پہ اختلاف کرنا, رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے انہیں فارغ کرنے کی سفارش کرنا, اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جا کر آئین کی کتاب دکھانا اور وہاں پر خطاب کرنا اور پھر اس کی وضاحت دینا. ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ رولر کوسٹر رائڈ رہی ہے گزشتہ 2-3 سال جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو نئے چیف جسٹس بننے والے ہیں ان کے لیے بہت سے معاملات کے اندر, بہت سے تنازعات کے اندر بھی گھرے رہے اور ڈسکس ضرور ہوتے رہے. موجودہ حکومت کے وزیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنے والی جو جوڈیشری ہے وہ نواز شریف کو انصاف دے گی, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد انصاف کا بول بالا ہوگا اور نون لیگ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اب میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دوں. یہ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے عام رکن تھے, اور ان کے دادا قاضی جلال الدین سابقہ ریاست قلات کے وزیر اعظم بھی تھے. اور یہ بیسکلی قاضی محمد عیسیٰ ان کے جو والد ہیں وہ بلوچستان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے لندن سے قانون کی ڈگری جو ہے جنہوں نے بار ایٹ لا کیا, اور انہوں نے وطن واپسی پر آل انڈیا مسلم لیگ کو بلوچستان میں منظم کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئٹہ اور پھر کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لندن گئے اور وہاں سے واپس آئے. بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر کریئر شروع کیا. سپریم کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سمیت ملک کی تمام ہائی کورٹس کے اندر انہوں نے 27 سال پریکٹس کی. 2007 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے. 5 اگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے یہ چیف جسٹس بھی بنے, اور 5 ستمبر 2014 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا, اور اب 25 اکتوبر 2024 کو ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ تقریباً
13 महीने या 1 साल और 1 महीना आप कह लें कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहेंगे। अब ये इतनी पहले तैनाती क्यों इंपॉर्टेंट है? एक जानिब तो नोटिफिकेशन जारी करके गवर्नमेंट ने ये मैसेज कन्वे किया है विद इन भी और आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट भी कि अब उन्हीं की मानी जाएगी और मामलात जो है वो उसी तरफ को ले जाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस सब से ये जो इस इकदाम से बंदियाल ग्रुप जो है उसे तोड़ना भी मकसूद है, क्योंकि जाहिर बात है जब कोई नया चीफ जस्टिस अनाउंस हो जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता सबको है बनना, लेकिन जब एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जब आवाम दूर हो जाता है तो पिछले का असर कम हो जाता है। जब आपको अगले की अनाउंसमेंट हो जाए और सब अगले की एक तरह से खुशनुदी चाहते हैं, अगले की तारीफें करना चाहते हैं। और दूसरा लोअर कोर्ट्स जो है जो कि इमरान खान साहब को लगातार रिलीफ दे रही हैं, जमानतें दे रही हैं, एक जज साहब ने जमानत दी, उनका तबादला हो गया, तो लोअर कोर्ट्स को भी ये मैसेज जाएगा, उन पर भी असर पड़ेगा कि पीटीआई को जो किसी हद तक रिलीफ दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। और ये सब कुछ एन उस मौके पर किया गया है जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को चैलेंज किया जा चुका है, एक साबिक चीफ जस्टिस चैलेंज कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ दीगर जो सीनियर वकला हैं, सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, वो इसे चैलेंज कर चुके हैं, मुख्तलिफ पिटीशंस आ रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट बामुकाबला अदलिया महाजराई का माहौल बन चुका हुआ है, मैदान सज चुका है। उस सबसे पहले बिल्कुल एन उस मौके से पहले एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। और इस सब के अंदर कहा यह जा रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कुछ बड़ा करेगी। सो बेसिकली गवर्नमेंट साइड जो है उसने भरपूर तैयारी की। अब यहाँ पर मतीउल्लाह जान और दीगर सहाफ़ी जो है वो भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी जालिमो काजी आ रहा है, और एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि जी पीटीआई को इससे नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान साहब के लिए भी कि कहीं ट्रैप ना हो जाएं। जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इल्जाम इमरान खान और पीटीआई पर लगाया गया, तो इस मरतबा भी ऐसा हो सकता है कि इस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बना के मौजूदा जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके साथ जो इख्तलाफात हैं उन्हें मजीद गहरा करने की कोशिश की जाए। आप देख लें जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान के इख्तलाफात को आज के दिन तक गहरा करने की कोशिशें की जाती हैं, नैरेटिव बनाया जाता है और वही साफियों का मखसूस टोला, और अब आप उसे एक्टिव होता देखेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और पीटीआई के ताल्लुकात को खराब मजीद किया जाए। अब यहां पर हुकूमत का क्या मौकफ है? काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन 3 माह पहले जारी किया, नॉर्मली 1 महीना पहले हो जाता है, तो आप कह लें कि जो एक नॉर्म है उससे 2 महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ओवरऑल 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसकी वजह कहा यह जा रहा है, हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है, और ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमती शख्सियात से इस हवाले से जो बात हुई है उसमें ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 माह पहले नोटिफिकेशन इसलिए जारी हुआ कि वज़ीर आज़म ने 3 महीना पहले काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान हुकूमत में दायर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस दरखास्त पर अपने चैम्बर में समाअत की। 3 माह गुजर गए, अभी तक इस चैम्बर समाअत का जो महफूज फैसला है वो चीफ जस्टिस ने जारी नहीं किया। जब मुद्दई ही केस वापस लेना चाहता है तो जज की जानिब से 3 माह ताखीर उस जज की बदनीयती जाहिर करती है। हुकूमत को बंदियाल साहब की नीयत पर शक था। बंदियाल साहब क्यूरेटिव रिव्यू वापस करने वाली दरखास्त पर 2 लाइन लिखकर केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते थे, मगर बंदियाल साहब ने ऐसा नहीं किया। 3 माह गुजर गए, वो क्यूरेटिव रिव्यू दबा के रखा हुआ है। ये लग रहा है कि 1-2 महीने बाद ये ना होता कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू पे फैसला दे देते और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके लिए कोई मसाइल बन जाते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी हर सूरत जस्टिस बंदियाल जो है उनका तोड़ जो है वो हमने करना है। तो डर और खौफ है इन्हें, ऑल्दो जाहिर बात है कि फैसले महफूज रहते हैं और फिर वो सही वक्त पे सुनाए जाते हैं, और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की इस सब के अंदर कोई बदनीयती नहीं है। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस रेफरेंस के मामले पर जितनी लचक दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई, और जितना वो अपने साथी जज को सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने एक मरतबा रिमार्क्स भी दिए कि एक रेफरेंस लाकर हमारे जज जो है उनके साथ ये सब कुछ हुआ। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमा था, लेकिन चले इनकी अपना डर और इनका खौफ बड़ा वाज़ेह है। एंड लेट्स सी व्हाट जस्टिस काजी फाइज ईसा इज अप टू, और बहुत सी उम्मीदें हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, इस्तकामत दे कि वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की सरबुलंदी का अलम उठा सकें और उसे उठाए रखें और उसे गिरने ना दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।